हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारे मिशन नीट बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 का। एज यू ऑल नो, इस साल हमने आप लोगों के लिए एक नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप लॉन्च करी थी, सोचिंग SOCHING, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपनी नीट बायोलॉजी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। ये लॉन्च तो हमने एज ए नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप करी थी, बट अब बहुत जल्दी इसमें बहुत सारे और भी कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आगे के सरप्राइजेस के लिए स्टे कनेक्टेड बच्चों। एज यू ऑल नो, आई एम वर्किंग डॉक्टर। बच्चों, मैंने MBBS करी, MD करी है। जिस समय मैंने नीट दिया था उस समय उसको AIPMT कहते थे, और उसको मैंने एक बार में क्रैक किया था विद ऑल इंडिया रैंक 196 अलॉन्ग विद माई 12th क्लास बच्चों। और डॉक्टर बनने के बाद भी मैं लगातार बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, नीट एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता आ रहा हूँ पिछले 11 सालों से। और कोशिश यही है कि जिस तरह से मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा हुआ, उसी तरह से जो बच्चे डिजर्व करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका डॉक्टर बनने का ड्रीम इजीली पूरा हो। यदि उनको किसी तरह के कोचिंग्स की अफोर्डेबिलिटी में कोई इश्यूज हो तो उसके लिए भी उनको परेशान न होना पड़े। एक इस तरह का प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं जहां पर बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए या बिल्कुल भी पैसे खर्च किए बिना ही जो बच्चा है वो अपनी नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन और आने वाले समय में पूरी नीट प्रिपरेशन को कर सके बच्चों। तो यदि आप भी हमारे साथ अपनी नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 3 काम करने हैं बच्चों आपको। पहला, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर कर लें, वहां पर एनरोल कर लें। फ्री प्लान्स भी हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी हैं और पेड सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी हैं। या आपकी इच्छा, आप किसके साथ जाना चाहते हैं, वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन में क्या फायदे मिल रहे हैं और फ्री प्लान्स में आपको क्या चीजें मिलने वाली है। दूसरा काम क्या करना है बच्चों, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ऐप पर भी डैशबोर्ड पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा बच्चों, वहां से इसको भी आप ज्वाइन करके वहां पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, रिलेटेड टू बायोलॉजी। और तीसरा काम क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको हर चीज के बारे में चैनल पे मिलती रहती है, चाहे वो नीट एग्जाम के बारे में हो, स्ट्रेटेजी के बारे में हो, या नीट बायोलॉजी का एकेडमिक कंटेंट हो। ठीक, इस समय 9 चैप्टर्स बच्चों हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे जोश और जुनून बैचेस में। जोश बैच 11th क्लास स्टूडेंट्स का बैच है जो 24 नीट को टारगेट कर रहे हैं। इस साल इनके साथ हम 11th कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, इनको 11th का मटेरियल प्रोवाइड करा है जिन बच्चों ने जोश का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। और जो बच्चे जुनून बैच में है 23 नीट को टारगेट कर रहे हैं और इनको इसी साल एक साल में हम पूरा जो सिलेबस है 11th 12th का वो कंप्लीट करा रहे हैं बायोलॉजी का। ये 12th और ड्रॉपर्स वाले बच्चे हैं। तो 9 चैप्टर्स जो अभी तक हम इन दोनों बैचेस में कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, उनकी लिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। 5 11th के हैं, 4 12th के हैं, 3 चैप्टर्स इस समय रनिंग में चल रहे हैं। आज जो हम नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं वो है चैप्टर एवोल्यूशन का। तो अगले वीक इवोल्यूशन चैप्टर भी खत्म हो रहा है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन भी अगले वीक खत्म हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और एक और चीज जो हम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेटेजिकली हम पढ़ रहे हैं। और बच्चों, मेरे पहली बार में सिलेक्शन होने के पीछे भी स्ट्रेटेजी का और एक प्रॉपर प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल था। तो हम कर क्या रहे हैं बच्चों, यदि हम प्रॉपरली एनालाइज करें पिछले 10-15 साल के पेपर्स को, तो आप पाएंगे कि आउट ऑफ 38 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी जो नीट में आते हैं, उनमें से सिर्फ यदि हम 50% चैप्टर्स की बात करें, ऑलमोस्ट 18 to 20 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से अबाउट 75% ऑफ द पेपर आता है। मतलब सिर्फ 50% सिलेबस में से 75 to 80% ऑफ द पेपर पूछा जाता है। जो रिमेनिंग 50% सिलेबस है उसमें से ऑलमोस्ट 25 to 30% ही आता है बच्चों, से ज्यादा नहीं आता है। तो समझदारी ये कहती है कि भाई पहले हम उनको सॉलिड करें जिनका मैक्सिमम वेटेज है। तो हम उसी तरह से चल रहे हैं। जिन चैप्टर्स का ज्यादा वेटेज है, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली यूनिट है, जेनेटिक्स है बच्चों, इन चीजों को हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी के मैं कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, 3 चैप्टर्स, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग, लोकोमोशन और बॉडी फ्लूइड्स ऑलरेडी चल रहा है। जो 7 चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के उनमें से ऑलमोस्ट 4 हमने कर लिए हैं। रिप्रोडक्शन वाली पूरी यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। बायोमोलिक्यूल्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आते हैं। 12th में आपके बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है और 11th में बायोलॉजी के अंदर है। तो पूरे पेपर में मिला के करीब 4 से 5 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स से आते हैं, उसको हमने ऑलरेडी डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। और इस तरह से कंप्लीट करा है कि चाहे केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे बायोलॉजी का क्वेश्चन हो, बायोमोलिक्यूल्स का आप जितना मैंने पढ़ाया वहां से निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है। और जेनेटिक्स ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी है बच्चों, जेनेटिक्स भी ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगले 2 वीक में पूरी जेनेटिक्स भी, 2 से 3 वीक में जेनेटिक्स भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब दोनों चैप्टर्स जेनेटिक्स के, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल एज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। तो अपन इस तरह से चल रहे हैं कि ऑलमोस्ट जनवरी मिड या जनवरी लास्ट तक
हम वो सारे चैप्टर्स कर चुके होंगे जिनका टोटल वेटेज जो है नीट में 75 to 80% है। एक तरह से 80% ऑफ द पेपर हमारा कवर हो चुका होगा। उसके बाद का सारा टाइम उनका रिवीजन का ही है। और फिर जो फैब का टाइम रहेगा उसमें वो जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज कम है बच्चों, एक और खास बात है, जिन चैप्टर्स का वेटेज कम है वहां पर चीजें भी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से आती है। वहां पर बहुत ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चंस या डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। तो ऑटोमेटिकली वहां पर हमें कम समय लगेगा उनको पढ़ने में, क्योंकि वहां पर हमें एनसीईआरटी के बाहर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम एनसीईआरटी के बाहर भी जा रहे हैं, वो सारी चीजें देखते हुए चल रहे हैं जहां पर एनसीईआरटी के बाहर से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पास्ट में पूछे गए हैं बच्चों। तो अभी हम एक डिटेल्ड एंड कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हैं। एनसीईआरटी को तो पूरा कवर कर ही रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर की चीजों को भी कवर कर रहे हैं इन चैप्टर्स में। क्यों? क्योंकि चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इनको हमने सॉलिड तरीके से तैयार कर लिया तो फिर बायोलॉजी में 340 प्लस बहुत आसान हो जाएंगे। इनफैक्ट 360 आउट ऑफ 360 भी आ सकते हैं। और यदि बायोलॉजी में 340 प्लस आ गए तो हमारी नीट की जंग ऑलमोस्ट हमने ये मान लो कि आधे से ज्यादा जीत ली है बच्चों। फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का स्ट्रेस नहीं रहेगा। वहां पर किसी कारण से कुछ 15, 20, 25 नंबर कम आ भी गए तो बायोलॉजी आपकी नया पार लगा देगी। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से स्ट्रेटेजिकली अपनी तैयारी करनी है बच्चों। आज का जो लेक्चर है वो इवोल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों। मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं 2 लेक्चर्स के अंदर। सेकंड पार्ट है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब हम वो सारी चीजें देख रहे हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, दिस विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर जो अभी रन कर रहा है। इसको भी 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करना था। इसका एक लेक्चर हम कर चुके हैं जिसमें हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़े थे, यानी कि फॉसिल्स के थ्रू जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो। और आज बाकी के एविडेंसेस देखेंगे। तीसरा पार्ट जो होगा बच्चों इस चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, कि भाई वो कौन सी थ्योरीज है जो इवोल्यूशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है, कौन सी उनमें एंशिएंट थ्योरीज है, कौन सी रिजेक्टेड है, कौन सी मोस्ट एक्सेप्टेबल है बच्चों। एंड लास्टली एक लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों ह्यूमन इवोल्यूशन। इस तरह से नेक्स्ट वीक हमारा इवोल्यूशन चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो लेक्चर है इसमें हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। 4th लेक्चर है इस चैप्टर का और एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन का सेकंड पार्ट है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि 4 तरह के एविडेंसेस हमें पढ़ने हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो हम 3rd लेक्चर में कंप्लीट यानी कि लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड्स बच्चों। फिर हमें पढ़ने थे एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, जहां से आज के लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैप्टिव रेडिएशन की हम बात करेंगे। लास्टली एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, तो आज एविडेंसेस वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी में बच्चों होमोलोगस ऑर्गन्स की। होमोलोगस वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हो, होमोलोगस एनालोगस। जब मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था वहां पर भी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की बात हुई थी बच्चों। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका ओरिजिन तो सेम होता है, सेम एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से बने हैं, सेम बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट मेन चीज होमोलोगस ऑर्गन्स में आपको क्या देखनी है कि उनका ओरिजिन या बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। और एक मेजोरिटी ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सेम ओरिजिन और सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट फंक्शंस डिफरेंट हो। ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स जिनका ओरिजिन तो सेम है लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं, उनको हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं बच्चों। तो ऑर्गन्स हैविंग सेम बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल ओरिजिन, उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है या डेवलपमेंटल ओरिजिन सेम है बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। और अलग से मैंने रेड कलर में लिख रखा है कि होमोलोगस ऑर्गन्स कॉमन एंसेस्ट्री को शो करते हैं, है ना। कॉमन एंसेस्ट्री, एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज। क्यों? क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है बच्चों, डेवलपमेंटल ओरिजिन सेम है, सेम स्ट्रक्चर से इनका ओरिजिन हुआ है, इसका मतलब सेम एंसेस्टर्स हैं, कॉमन एंसेस्ट्री को शो करेंगे बच्चों। ठीक है, आगे बात होगी, अभी विद एग्जांपल समझेंगे इस चीज को हम। Homology shows divergent evolution or adaptive radiation, that is development of different functional structures from a common ancestral form as a part of adaptation to environment. और ये जो homologous structures होते हैं या homology का जो फिनोमेना होता है बच्चों, ये किस चीज को इंडिकेट करता है या शो करता है, किसको एक्सप्लेन करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या अडैप्टिव रेडिएशन, जो इसी में अभी हम आगे देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर अपन ने लिख रखा है 4 limbs ऑफ whales, bats, cheetah एंड humans, है ना। यदि हम वेल्स की बात करें, मैमल्स हैं बच्चों, बेट्स अगेन मैमल्स हैं बच्चों, चीता अगेन मैमल है, ह्यूमंस अगेन मैमल है ना। ठीक है, लेकिन अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, हम सब वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। अब यदि हम इन चारों के 4 लिम्स का, 4 लिम्स यानी हमारे में 4 लिम्स कौन से, हमारे हाथ में बच्चों, यदि 4 लिम्स का एक बेसिक प्लान देखें, स्ट्रक्चर देखें या ओरिजिन देखें तो सेम है बच्चों।
जिस तरह की हड्डियां हमारे हाथ में मिलती है उसी तरह की हड्डियां आपको वेल्स के आगे की जो प्रोपेलर्स होते हैं, हम कह सकते हैं फिन्स होते हैं, उनमें मिलेगी बच्चों आपको। इसी तरह से बेट्स में जो विंग्स होते हैं बच्चों, वो फोरलिम्स का मॉडिफिकेशन है, उनमें भी आपको उसी तरह का बोन्स का प्लान मिलेगा जैसा हमारे हाथों में होता है। चीता में यही फोरलिम्स दौड़ने के काम आते हैं, उनमें भी आपको बोन्स का वही एक बेसिक प्लान मिलेगा जो हमारे हाथों में होता है बच्चों, और फिर हमारे खुद के हाथ। तो एक तरह से देखा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर चारों ही तरह के एनिमल्स के अंदर सेम है, फोरलिम्स का ओरिजिन सेम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, वो भी सेम है। हमारा ओरिजिन कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर्स से हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेम बेसिक ओरिजिन या स्ट्रक्चर के, सेम बेसिक स्ट्रक्चर के ऑर्गन से हम कह सकते हैं बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है। लेकिन फंक्शनल यदि हम बात करें तो इन चारों के अंदर जो फोरलिम्स है उनका काम अलग अलग है। वेल्स में स्विमिंग के काम आ रहे हैं, ठीक है, बेट्स में उड़ने के काम आ रहे हैं, चीता में दौड़ने के काम आ रहे हैं, और हमारे अंदर खाने पीने के और चीजों को पकड़ने के काम में आ रहे हैं बच्चों। आगे बात समझ में, तो दिस एक्सप्लेन्स व्हाट, कि ये जो फोरलिम्स हैं अलग अलग मैमल्स के, दीज आर व्हाट, दीज आर, या वर्टिब्रेट्स को भी हम लिख सकते हैं, वर्टिब्रेट्स के फोरलिम्स का एक बेसिक प्लान सेम ही होता है बच्चों। यहाँ तो चारों के चारों हमने क्या लिए हैं बच्चों, चारों वर्टिब्रेट्स मैमल्स हैं। हम दूसरे वर्टिब्रेट्स की भी यदि बात करें तो उनमें भी जो फोरलिम्स का प्लान होता है वो ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चों, ओरिजिन सेम ही है ना। इट एक्सप्लेन्स होमोलॉजी, सेम एंसेस्ट्री बट डिफरेंट फंक्शन। और ये डिफरेंट फंक्शन डेवलप कैसे हुए? एज अ पार्ट ऑफ अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट। भाई वेल्स को पानी में रहती है, उनका हैबिटेट पानी है, एक्वेटिक है, तो वहां पर उसके हिसाब से उनके अंदर अडेप्टेशन क्या हो गया कि उनके जो फोरलिम्स थे दे वर मॉडिफाइड और दे बिकेम सुटेबल फॉर स्विमिंग। बेट्स को उड़ने की जरूरत थी तो उनके फोरलिम्स में क्या अडेप्टेबिलिटी आ गई, उड़ने की अडेप्टेबिलिटी आ गई, विंग्स में मॉडिफाई हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर सेम है बच्चों, है ना। इसी तरह से बच्चों हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स की यदि हम बात करें तो सेम एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से हमारे हार्ट का और बाकी के वर्टिब्रेट्स का हार्ट का डेवलपमेंट भी होता है, लेकिन फंक्शनली सब अलग अलग तरीके से, अलग अलग एफिशिएंसी के साथ अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं बच्चों, है ना। दैट एक्सप्लेन्स होमोलॉजी। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स हम पढ़ते हैं बच्चों, एनिमल किंगडम में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे हाउस फ्लाई है, स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है बच्चों। मॉस्कुटा का जो होता है सकिंग, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का होता है, निडल लाइक माउथ पार्ट्स होते हैं बच्चों, उसमें हम ऐसी बात करते हैं। हनी बी की हम बात करते हैं बच्चों, लैपिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट होता है बच्चों। कॉकरोच की हम बात करते हैं, कटिंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं बच्चों। ये सब इंसेक्ट्स हैं, है ना। इनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं उनमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम, ओरिजिन सेम है बच्चों, ठीक। सबके माउथ पार्ट्स एक बेसिक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से ही डेवलप हो रहे हैं सारे इंसेक्ट्स के, लेकिन आगे चलकर सब अलग अलग काम करने के हिसाब से मॉडिफाई हो गए हैं। दैट एक्सप्लेन्स व्हाट, दैट एक्सप्लेन्स होमोलॉजी। बट साथ में क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि इंसेक्ट्स के एंसेस्ट्री कॉमन है बच्चों, कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं वो। टेस्टीज इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल, ये हमने बात करी है बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक। जिस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से मेल्स में टेस्टीज बनती है उसी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से फीमेल्स में ओवरीज बन रही है, लेकिन आगे चल के दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। टेस्टीज मेल गेमिट प्रोड्यूस कर रही है, ओवरीज फीमेल गेमिट प्रोड्यूस कर रही है। होमोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों अगेन ये एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको, ये डायग्राम जो है बच्चों, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया। दोनों का काम अलग अलग है बच्चों। थॉर्न्स का काम है एक तरह से प्रोटेक्शन, टेंड्रिल्स का काम है सपोर्ट के लिए काम में आते हैं, ठीक। बट ओरिजिन सेम है बच्चों, सेम स्ट्रक्चर से ये बनते हैं। इसी तरह से भी हमने बात करी बच्चों, यदि हम यहाँ पे देखो फोरलिम्स आपको दे रखे हैं, वेल के फिन में दे रखे हैं, चीता के फोरलिम में दे रखे हैं, मेन के हाथ में दे रखे हैं, बेट के विंग में आपको आप देखोगे जो हड्डियों का प्लान है बच्चों ऑलमोस्ट वो सबके अंदर सेम है बच्चों, है ना। थोड़ा मॉडिफिकेशन है लेकिन एक्चुअली जो ओरिजिन हुआ है वो सेम चीजों से ही हुआ है। आगे बात समझ में, ठीक है। ये देखो, तो ये सेम बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चों, फंक्शन सब में अलग अलग है, विच एक्सप्लेन्स होमोलॉजी। और कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, ये हम ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं बच्चों, पेनिस इन मेल्स एंड क्लैटोरिस इन फीमेल्स। थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स मैंने अभी बताया, दोनों का काम अलग अलग है, थॉर्न्स का प्रोटेक्शन, टेंड्रिल्स का सपोर्ट, लेकिन दोनों का ओरिजिन सेम है। किसके मॉडिफिकेशन हैं? एक्सिलरी बर्ड के बच्चों। पोटैटो एंड जिंजर की बात करें, स्टेम के मॉडिफिकेशन है दोनों बच्चों। रेडिश एंड कैरेट की बात करें, अगेन सेम ओरिजिन, सेम बेसिक स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन, रूट से ही मॉडिफाई होकर दोनों बनते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी भी देखने को मिलती है बच्चों। मॉलिक्यूलर होमोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर होमोलॉजी का मतलब है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। मतलब हो सकता है एक ही प्रोटीन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग काम कर रहा हो, प्रोटीन सेम है बट काम अलग अलग हो सकता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाट, होमोलॉजी।
तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो सेम प्रोटीन मिल रहा है, चाहे काम अलग अलग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब उन ऑर्गेनिजम्स की एक कॉमन एंसेस्ट्री है। उनको वो एक कॉमन प्रोटीन किसी एक पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्टर से ही तो मिला होगा, वहीं से तो वो कैरेक्टर ट्रांसमिट हुआ होगा भाई, उनको वो प्रोटीन ट्रांसमिट हुआ होगा थ्रू जीन्स। इनहेरिटेंस इसी को तो, ये तो हमने देखा है, जेनेटिक्स में भी हम ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इवोल्यूशन में भी यही चीज है। कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ही देख रहे हैं हम इवोल्यूशन में भी, जैसे कि हम जेनेटिक्स में बात करते हैं बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दिस इज व्हाट होमोलॉजी। होमोलॉजी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बच्चों हम बात करते हैं किसके अंदर, डार्विन ने जो एग्जाम्पल दिया, अभी हम आगे देखेंगे, डार्विन फिंचेस, वो अगेन किसका एग्जाम्पल है, होमोलॉजी का। और वहां पर आप समझोगे कि होमोलॉजी कैसे अडप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन करती है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है बच्चों, है ना, कैसे कॉमन एंसेस्टर को एक्सप्लेन करती है, बहुत अच्छे से अभी जब हम डार्विन फिंचेस की बात करेंगे वहां पर ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, उसके पहले एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों, ऐसे ऑर्गन्स जो काम तो एक कर रहे हैं, फंक्शन सेम है, लेकिन उनका ओरिजिन या बेसिक स्ट्रक्चर अलग है। आगे बात समझ में, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे हम, यदि हम इंसेक्ट्स के विंग्स की बात करें, है ना, हाउस फ्लाई की विंग की बात कर ले, मॉस्किटो के विंग की बात कर ले हम, या कॉकरोच में भी विंग्स होते हैं बच्चों, तो उनका काम क्या है, उड़ना, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है किसके बने होते हैं, काइटिन के बने हुए होते हैं। वहीं हम बर्ड्स के या बेट के विंग्स की बात करें बच्चों, तो उनका काम भी उड़ना है, बट उनका स्ट्रक्चर एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। अभी हमने बात करी बेट के जो विंग्स हैं बच्चों, दे आर मॉडिफिकेशंस ऑफ फोर लिम्स, जिनमें हड्डियां होती है ना। इंसेक्ट्स के विंग्स में आपको हड्डियां नहीं मिलेगी, काइटिन जो कि एक पॉलीसेकेराइड है बच्चों, एक कार्बोहाइड्रेट, उसके बने हुए होते हैं। काम एक ही है, बेसिक स्ट्रक्चर या ओरिजिन अलग अलग है बच्चों, दे आर एनालोगस स्ट्रक्चर और एनालोगस ऑर्गन्स। क्लियर? तो organs having similar function but different in basic structure and developmental origin are called as analogous organs। क्या इंडिकेट करते हैं ये, डिफरेंट origin या डिफरेंट एंसेस्ट्री, एंसेस्टर्स या origin अलग अलग है, लेकिन आगे चलकर एज पर कॉमन हो सकता है, वो कॉमन हैबिटेट में है, दोनों को उड़ने की जरूरत है या कॉमन पर्पज है उनका किसी काम को परफॉर्म करने का, तो अलग अलग ओरिजिन या बेसिक स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स होते हुए भी काम एक करने लग गए बच्चों। आगे बात समझ में क्लियर है? तो एनालॉजी शोज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दैट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री शोइंग सिमिलर फंक्शंस एज अ पार्ट ऑफ अडॉप्टेशन टू एनवायरनमेंट। अभी हम आगे प्लेसेंटल मैमल्स और मार्सुपियल मैमल्स का एग्जांपल देखेंगे, वहां पर आपको ये जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अडप्टिव रेडिएशन, अडप्टिव कन्वर्जेंस, ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना है, पढ़ना है बच्चों। ठीक है, लास्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जब ये लेक्चर खत्म होगा। एग्जाम्पल्स देखें बच्चों अपन एनालॉजी के, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बेट, अभी मैंने बात करी बच्चों। आईज ऑफ ऑक्टोपस, देखने का काम है ऑक्टोपस की आंखों का भी और हमारी आंखों का भी मेम्स की, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है बच्चों, रेटाइनल पोजीशन अलग अलग होती है, हमारे में ब्लाइंड स्पॉट होता है, लेकिन ऑक्टोपस की आंख में ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है। ठीक है, रेटाइना की पोजीशन भी अलग होती है बच्चों, उसमें रेटाइना बाहर की तरफ होता है, हमारे में रेटाइना अंदर की तरफ होता है। हम पढ़ेंगे आई वाले स्ट्रक्चर में जब हम नर्वस सिस्टम देखेंगे। फिर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन की हम बात करें यदि, तो यहाँ पर अगेन ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन दोनों का काम मेनली स्विमिंग में काम में आ रहे हैं बच्चों। स्टिंग ऑफ हनी बी, ओविपोजिटर एंड स्कॉर्पियन, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, देखो दोनों का जो डंक है वो अलग अलग स्ट्रक्चर से बन रहा है, लेकिन काम क्या है, डंक मारना। हैंड्स ऑफ ह्यूमंस एंड ट्रंक ऑफ एलिफेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ अपर लिप है बच्चों। ठीक है, काम एक ही है, खाने में मदद करते हैं, चीजों को मुंह में डालने में मदद करेंगे, ग्रिपिंग में मदद करेंगे। क्लोरागोगन सेल्स ऑफ अर्थवर्म एंड लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, लिवर का जैसे हमारे में एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, उस तरह से क्लोरागोगन सेल्स ऑफ अर्थवर्म का भी एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है बच्चों। ओरिजिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, फूड स्टोरेज, दोनों का सेम कॉमन फंक्शन है बच्चों। फाइलोक्लेड ऑफ रस्कस एंड लीव्स, ठीक है, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ओरिजिन अलग अलग है बच्चों, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक फंक्शन है। ठीक है, ये तो टिपिकल लीव्स हो गई बच्चों, ये मेनली स्टेम का मॉडिफिकेशन हो गया, लेकिन काम एक ही कर रहा है। टेंड्रिल्स ऑफ पैसिफ्लोरा, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, टेंड्रिल्स ऑफ लेथायरस लीव्स का मॉडिफिकेशन है, काम एक ही, सपोर्ट, क्लाइंबिंग। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ओरिजिन या बेसिक स्ट्रक्चर अलग, लेकिन काम एक, तो हम क्या कहेंगे, एनालॉजी। जो थोड़ा सा यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों, वो इस एग्जांपल में रहता है, दैट इज फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, क्योंकि यहाँ पर वैसे देखा जाए कंसेप्चुअली तो ओरिजिन भी डिफरेंट नहीं कह सकते, क्योंकि मेनली फोर लिम्स का मॉडिफिकेशन होते हैं और दोनों में फोर लिम्स ऑलमोस्ट सेम बेसिक प्लान के होते हैं, लेकिन फिर क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको एनालॉजी में रखा है तो हम एनालॉजी में रखते हैं, क्या मानते हुए,
फंक्शन सेम मानते हुए। तो देखो बच्चों, कोई भी दो स्ट्रक्चर, ये भी पॉसिबल है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन तो होमोलोगस हो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एनालोगस हो। और इस केस में मैं यही कहता हूं, ज्यादा बेटर आंसर क्या है इनके लिए, यदि आपसे पूछा जाए कि पेंगुइन और डॉल्फिन की जो फ्लिपर्स है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, होमोलोगस, होमोलॉजी शो करते हैं। लेकिन फंक्शनली क्योंकि डिफरेंट फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्योंकि एनालॉजी मेनली फंक्शनली एक्सप्लेन की जाती है और होमोलॉजी मेनली स्ट्रक्चरली एक्सप्लेन की जाती है। मैंने आपको बोला था होमोलॉजी के लिए बेसिक क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, सेम ओरिजिन सेम बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। और एनालॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, फंक्शन सेम होना चाहिए, उसके बिना एनालॉजी नहीं होगी। ऐसे बिना कॉमन ओरिजिन कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर के होमोलॉजी नहीं हो सकती बच्चों। तो a pair of structures can be both homologous and analogous. Structurally homologous हो सकते हैं on the basis of origin as structure and functionally analogous हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिलता है। बट यदि हमें एक ऑप्शन चूज करना हो कि भाई फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन को आप किस में रखोगे, एनालॉगस या होमोलॉगस, तो फिर एनालॉगस क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी ने इनको एनालॉजी के अंदर मेंशन कर रखा है बच्चों। अब क्योंकि एनालॉजी क्या शो कर रही है कि एंसेस्ट्री अलग अलग है, ओरिजिन अलग अलग है, काम एक है, तो इवोल्यूशन के एविडेंसेस में इनको हम सबसे लास्ट में रखते हैं। कारण इवोल्यूशन है क्या, मेनली इवोल्यूशन किसको एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे शुरुआत में एक लिविंग सेल बनी, प्रोकैरियोटिक सेल, उससे फिर बाद में हमने देखा था कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पहले कीमो हेटेरोट्रॉफ्स आए, फिर कोमो ऑटोट्रॉफ्स आए, फिर उससे एनऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ्स, फिर ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ्स, और फिर फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। यानी जो एक पहली कीमो हेटेरोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी, ऑर्गेनिज्म बना था, उसी से अल्टीमेटली इस पूरी दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग अस, वो भी बने। मतलब इस पूरी दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म है उनकी वास्तव में देखा जाए तो कॉमन एंसेस्ट्री है, वो एक पहली सिंगल लिविंग सेल जो इस धरती के ऊपर बनी थी, एक्चुअली सब उसी से बने, वो एक सिंगल लिविंग सेल सबके एंसेस्टर है। वी ऑल शेयर, इसीलिए आगे एनसीईआरटी ने यहां पर इवोल्यूशन चैप्टर में एक लाइन मेंशन भी कर रखी है, कई जगह पर है ये लाइन, कि भाई जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, जितने भी माइक्रोब्स, हम सब मिलाकर सबके अंदर आपको कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल कॉमन मिलेगा, चाहे थोड़े से अमाउंट में क्यों ना कॉमन मिले, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। कारण क्यों, क्योंकि हमें वही अल्टीमेटली जेनेटिक मटेरियल विद वेरिएशंस पास ऑन होता जा रहा है जो शुरुआत में उस लिविंग सेल के अंदर था, जो पहली बार इस अर्थ के ऊपर बनी थी बच्चों। लेकिन अब इतने लाखों करोड़ों साल में बहुत सारी वेरिएशंस उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर, रिकॉम्बिनेशंस, म्यूटेशंस हो चुके हैं कि भाई सब में अलग अलग हो गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कॉमन जेनेटिक शेयरिंग, अलग अलग जो ज्यादा क्लोज ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनकी क्लोज एंसेस्ट्री है, उनमें ज्यादा कॉमन जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। जैसे ह्यूमंस बाकी के मैमल्स के ज्यादा क्लोज है एंसेस्ट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से विद रेस्पेक्ट टू अदर वर्टिब्रेट्स और नॉन कोडेट्स, तो मैमल्स के बीच में ज्यादा कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयरिंग मिलेगी आपको। इसी तरह से पर्टिकुलरली फिर मैमल्स में हम ह्यूमंस के बीच में देखें तो ह्यूमंस के बीच में और ज्यादा कॉमन जेनेटिक शेयरिंग है, इसीलिए सब ह्यूमंस एक दूसरे को फीचर्स में रिजेंबल करते हैं, कॉमन फीचर्स होते हैं, सिमिलरिटीज आर देयर। आगे ये बात समझ में क्लियर है। तो एक्चुअली इवोल्यूशन में हम पढ़ते क्या है कि एक जगह से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कॉमन ओरिजिन, डिफरेंट फॉर्म्स उससे डेवलप हो रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस वाले स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, डिफरेंट फीचर्स वाली स्पीशीज डेवलप हो रही है कॉमन स्पीशीज से, दैट इज एक्चुअली इवोल्यूशन। ना कि ये कि अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक कॉमन फंक्शन डेवलप कर रहे हैं। तो इवोल्यूशन के फेवर में हम जब बात करते हैं कि एविडेंसेस क्या है, तो वहां पर होमोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट एविडेंस। वो शो करता है कि भाई आज जो इतने डिफरेंट फॉर्म्स हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सबका एक कॉमन ओरिजिन रहा है, दैट एक्सप्लेन्स एक्चुअली इवोल्यूशन, है ना। लेकिन एनालॉजी मेनली हम बहुत अच्छा एविडेंस नहीं मानते, क्यों, क्योंकि ये तो ये शो कर रही है कि कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है तो भी सेम फंक्शन डेवलप हो रहे हैं। ये तो कन्वर्जेंस शो कर रही है, ना कि डाइवर्जेंस शो कर रही है। आगे बात समझ में, तो हम कहते भी हैं कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है एनालॉजी, और होमोलॉजी किसको एक्सप्लेन करती है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट यानी फैलना, एक स्पीशीज से कई स्पीशीज बनना, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। और कई स्पीशीज एक जगह आकर एक कॉमन फंक्शन, कॉमन फॉर्म डेवलप कर रही है, तो वहां तो डाइवर्सिटी कम हो रही है। और इवोल्यूशन में हम मेनली किस चीज को मानते हैं, डाइवर्सिटी बढ़ रही है, इसलिए एनालॉजी को एक अच्छा एविडेंस नहीं माना जाता है इवोल्यूशन का। तो यदि कोई आपसे पूछे कि भी लीस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस कौन सा होगा, जो भी हम लिस्ट ऑफ एविडेंसेस पढ़ रहे हैं इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, तो वहां पर फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट में एनालॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल्स में ऑलरेडी बता चुका हूं, फॉसिल्स के अलावा इंपॉर्टेंट में होमोलॉजी आती है बच्चों।
फिर हम बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चों? वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जो पहले तो फंक्शनल थे हमारे एंसेस्टर्स में, लेकिन आज की तारीख में जो प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रेजेंट जनरेशन है, उनमें ये नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, बहुत रिड्यूस्ड हो चुके हैं, है ना, अब काम नहीं करते हैं। These represent remnants of organs that were functional in ancestors. Examples of vestigial organs, तो ये भी कहीं ना कहीं evolution को शो कर रहे हैं कि भाई चेंजेस हो रहे हैं। एंसेस्टर्स के वक्त ये कुछ स्ट्रक्चर्स काम करते थे, आज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अब जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो अब नहीं है। सिंपल सी चीज, पहले थी इसलिए काम कर रहे थे। तो इसका मतलब along according to the situation, according to the changes in the habitat or environmental condition or the requirement or the need of the organism, चेंजेस होते हैं, एवोल्यूशन होता है, वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, है ना। जो चीज ऑर्गेनिज्म के लिए ज्यादा सुटेबल होती है वो कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स को नेचर सेलेक्ट कर लेती है, वो ज्यादा बेटर सर्वाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। जिनके पास वो कैरेक्टर्स नहीं होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द नीड चाहिए, मॉडिफिकेशन नहीं हो पाते हैं, वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो होता क्या है, एक समय के बाद सिर्फ वही लोग रह जाते हैं, वही ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं जिनके पास ज्यादा बेटर कैरेक्टर्स हैं। इस तरह से वेरिएशंस होती है। वेरिएशंस होने का तरीका क्या है? मान लो कि भाई इस समय प्रलय आ जाए, है ना, अब वो ह्यूमंस जो कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सुपीरियर हैं, जिनकी अडेप्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है, जिनके पास सुपीरियर क्वालिटीज है सर्वाइवल के लिए, वो बच जाएंगे और बाकी खत्म हो जाएंगे, बाकी का टिकट कट जाएगा। अब जो बच गए हैं, है ना, उनके पास वैसे जीन्स हैं, सुपीरियर जीन्स है, जिनकी वजह से उनके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज थी फॉर देयर सर्वाइवल, जिसकी वजह से सर्वाइव कर पाए। अब क्योंकि सिर्फ वही बचे रह गए हैं तो उन्हीं के बच्चे पैदा होंगे। अब धीरे धीरे जो आगे पॉपुलेशन फिर अर्थ के ऊपर बनेगी वो उन्हीं के, हम कह सकते हैं, सक्सेसर्स होंगे, वंशज होंगे, और उनके पास वही जीन्स आगे पास ऑन होंगे जो इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ह्यूमंस में थे, जो बच गए, जिनके पास सुपीरियर जीन्स से सुपीरियर क्वालिटीज थी। तो उनसे जो आगे जनरेशंस बनेगी, जो अर्थ के ऊपर फिर पॉपुलेशन बनेगी, वहां पर उन पॉपुलेशंस में भी वही जीन्स और कैरेक्टर्स होंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो इन इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स में थे। तो अल्टीमेटली यदि प्रलय आ जाती है तो फिर जो ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स बचेगा उससे जो पॉपुलेशन बनेगी, अल्टीमेटली कई सालों के बाद इस अर्थ पे एक एंटायरली डिफरेंट, हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रेस होगी, जिनके कैरेक्टर्स आज की प्रेजेंट जनरेशन से ज्यादा सुपीरियर होंगे। इसी तरह से नए कैरेक्टर्स, नए वेरिएशंस, नए फीचर्स डेवलप होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि चेंज हो रहा है कि हाँ कि भाई आज मेरे को उड़ने की जरूरत हुई तो मेरे पंख निकल आएंगे, नहीं। बस इतना सा होता है कि बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस, लगातार जेनेटिक वेरिएशंस हो रहे हैं। कुछ में अच्छे वेरिएशंस हो जाते हैं, कुछ में खराब हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि जिनमें अच्छे वेरिएशंस, अच्छे कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशंस इन द जीन, उनको नेचर सेलेक्ट कर लेती है, वो ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं, ज्यादा प्रोजेनिस प्रोड्यूस कर पाते हैं। और जिनमें खराब वेरिएशंस हो जाते हैं, जिनमें खराब कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, तो उनकी रेस आगे नहीं बढ़ पाती। एक समय के बाद सिर्फ वही रह जाते हैं जिनमें अच्छे कैरेक्टर्स हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि भाई ये कैरेक्टर डेवलप हुआ, कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ, वो सुपीरियर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट कर लिया नेचर ने, और जिनके पास नहीं तो उनको एलिमिनेट कर दिया। इस तरह से इवोल्यूशन चलता है। इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जो डार्विन ने थ्योरी दी, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। और इसीलिए डार्विन को क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, क्योंकि वही नेचुरल सिलेक्शन एक मैन मैकेनिज्म है जो इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है बच्चों, है ना। आगे बात समझ में। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लिका सेमिलुनैरिस कहते हैं बच्चों, है। तो आपने देखा होगा, यदि आप मिरर में देखोगे तो हमारी आंखों के मीडियल एंड पर, अंदर वाले कॉर्नर पे बच्चों, पिंक कलर का टिश्यू मिलेगा आपको। इस पिंक कलर के टिश्यू को हम क्या कहते हैं? प्लिका सेमिलुनैरिस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं बच्चों, जैसे फिशेस की हम बात करें, एम्फीबियंस की, तो इनकी आंखों के ऊपर एक थिक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो इनकी आंखों को कवर करके रखती है, उसको हम कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, पानी से प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेशन है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जगह हमारे पास एक पतली सी लेयर होती है कंजक्टिवा, जो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। तो क्योंकि अब हमें इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स में ये फंक्शन थी लेकिन अब नहीं है, तो ये इकट्ठी हो गई है पिंक टिश्यू के फॉर्म में एट द मीडियल कॉर्नर्स, एट द इनर कॉर्नर्स ऑफ द आई, और अब इसको हम क्या कहते हैं? प्लिका सेमिलुनैरिस, ठीक। फिर ऑरिकुलर मसल्स, ऑरिकुलर मसल्स हमारे कान की, ईयर पिना की जो मसल्स है बच्चों, हाथी में आपने देखा होगा ऐसे 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 फ्लैप कर सकता है, उसकी ऑरिकुलर मसल्स फंक्शनल है, ठीक है, हमारी नहीं है बच्चों, अब वेस्टिजियल हो चुकी है मसल्स ऑफ पिना।
सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन, यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे सर हम हमारे कान को हिला लेते हैं, भाई आप वो फ्लैप नहीं हिलाते हो, ईयर पिना नहीं हिलाते हो, जो बेस पे जहाँ पे हमारा कान कनेक्ट हो रहा है हमारे स्कल से, वहां पर जो मसल्स है उनको आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कुछ लोग उनको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ईयर पिना को ऐसे 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 थोड़ी कर सकते हो आप, है ना। तो ये ध्यान रखना। ऑरिकुलर मसल्स हमारी क्या है, वेस्टिजियल नॉन फंक्शनल है। सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन बच्चों, है ना, जहां पर एब्स बनते हैं उनको भी हम वेस्टिजियल मानते हैं, ठीक। फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, अब हमारे अंदर इसका कोई रोल नहीं माना जाता है, इसीलिए इसको कई बार जब इसमें खाना सड़ जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको काट के निकाल देते हैं सर्जरी करके, अपेंडिसेक्टोमी मैंने बताया था ऑपरेशन। कॉर्डल वर्टिब्रियो, टेलबोन और कॉक्सिक्स, है ना, वर्टिब्रल कॉलम हम पढ़ चुके हैं, उसमें जो लास्ट हम वर्टिब्रा पढ़ते हैं बच्चों कॉक्सिक्स, वो भी वेस्टिजियल है क्योंकि हमारे अंदर टेल नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी। निपल्स इन मेल्स नॉन फंक्शनल है ना, क्योंकि फीमेल्स में जरूरत होती है मिल्क फीडिंग के लिए न्यूबॉर्न को, बट मेल्स में निपल्स प्रेजेंट तो है, नॉन फंक्शनल हो गए, वेस्टिजियल हो गए हैं। केनाइन्स एंड थर्ड मोलर बच्चों, क्योंकि ये जो केनाइन्स हैं, केनाइन्स का मेन रोल कार्निवोर्स में होता है, प्योर कार्निवोर्स लाइक लायन टाइगर, उनमें टेयरिंग ऑफ रॉ फ्लैश के लिए जब शिकार करते हैं या ग्रिपिंग। हमारे अंदर केनाइन्स का थर्ड मोलर का जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारे फूड हैबिट है, हम कुक्ड मीट खा रहे हैं, कुक्ड फूड खा रहे हैं जो रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, तो उसके लिए केनाइन्स और थर्ड मोलर की जरूरत नहीं है, ये नहीं भी हो तो हमें चबाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो ये वेस्टिजियल है अब हमारे लिए। अगेन सीकम मेनली हर्बीवोर्स में काम के होते हैं, हमारे अंदर नहीं है बच्चों, है ना, वहां पर क्योंकि सीकम जो हर्बीवोर्स का होता है सेलुलोज एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। फिर मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारे स्किन के पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, इसका मेन रोल भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में माना जाता है कलर चेंजिंग के लिए, जैसे चैमेलियन गिरगिट के अंदर बच्चों, हमारे अंदर इसका कोई खास सिग्निफिकेंट रोल नहीं माना जाता, वेस्टिजियल माना जाता है। तो एक्चुअली 90 से भी ज्यादा वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करा है अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने, उस पर हमेशा एक डिबेट रहती है, कंट्रोवर्सी रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं भी उसने जिसको वेस्टिजियल बोला है वो तो काम की चीज है, इसमें भी आपको कई चीजें लग रही होगी जैसे सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन, सर ये वैसे वेस्टिजियल हुई, तो इस पर डिबेट करना बेकार है ना। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग इसमें मत होता है कि नहीं कि भाई इनका मेन इस चीज का तो मेन फंक्शन ये होना चाहिए और हमारे अंदर ये कम काम की है, तो कई बायोलॉजिस्ट ने उस स्ट्रक्चर को वेस्टिजियल में रख दिया, कुछ अभी भी उसको फंक्शनल में रखते हैं, तो आपको ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। आपसे यदि वेस्टिजियल ऑर्गन्स पे क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने यहाँ पर लिस्ट दी है इसी में से चीजें पूछी जाएगी और आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स के अंदर। देन एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन अदर एनिमल्स, ये तो हमने ह्यूमंस में देखा है बच्चों। दूसरे एनिमल्स के अंदर यदि हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात करें, स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो पाइथन अजगर के अंदर यदि हम बात करें तो बच्चों हैंड लिम्स एंड पेल्विक गर्डल्स आपको रूडिमेंटरी फॉर्म में, लेस डेवलप्ड फॉर्म में मिल जाएंगी उसकी बॉडी के अंदर अभी भी, है ना, लिमलेस होते हैं स्नेक्स, लेकिन पाइथन के बॉडी के अंदर आपको अभी भी नीचे की तरफ पेल्विक गर्डल, हम बात कर चुके हैं बच्चों, लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ा दिया है मैंने आपको, है ना, जिससे हमारे हैंड लिम्स जुड़े हुए होते हैं, उनके रेमनेंट्स रिमेन्स लेस डेवलप्ड फॉर्म में आपको हड्डियां मिल जाएगी बॉडी के अंदर, किसी काम के नहीं है अब उसके अंदर वो वेस्टिजियल। स्प्लिंट बोन्स इन लिम्स ऑफ हॉर्स, हॉर्स का एवोल्यूशन हम पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो अभी भी यदि हम हॉर्स का फुट देखेंगे बच्चों, तो वहां पर उसका हुप जो होता है वो ऐसा होता है ना, एक बड़ा टो होता है और उसके बगल में आपको दो छोटे छोटे टो मिलेंगे, तो ये जो दो छोटे टो हैं इनको हम स्प्लिंट बोन्स कहते हैं, जो अब पहले वास्तव में बड़ी उंगलियां थी ऐसे, है ना, ये रिड्यूस हो गई और एक ज्यादा बड़ा हो गया बीच का टो, और ये साइड वाली रिड्यूस हो गई, तो ये साइड वाली जो रिड्यूस हो गई इनको हम स्प्लिंट बोन्स कहते हैं, जो अब फंक्शनल नहीं है हॉर्स के अंदर, अगेन वेस्टिजियल। विंग्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑस्ट्रिच, एमू, केसोवरी, कीवी, रिया, डोडो, है ना, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं बच्चों, फ्लाइटलेस बर्ड्स के। डोडो एक्सटेंक्ट हो चुका है इनमें से, तो ये जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं इनमें अभी भी विंग्स हैं लेकिन उनकी मदद से उड़ नहीं सकता, वो फंक्शनल नहीं है, वेस्टिजियल। फिर प्लांट्स के अंदर वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स यदि कोई पूछे तो स्टेमिनोट्स जो वेस्टिजियल स्टेमन्स हैं, पिस्टिलोट्स वेस्टिजियल पिस्टिल हैं इन प्लांट्स ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली बच्चों, ठीक है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो मैंने आपको लिखे हैं सिर्फ वही याद रखने, इसके अलावा और याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एविडेंसेस की बात करेंगे, इन एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, और वो क्या है बच्चों, वो है कनेक्टिंग लिंक्स और मिसिंग लिंक्स। चलो
कनेक्टिंग लिंक्स और मिसिंग लिंक्स क्या होते हैं बच्चों? अब एनसीईआरटी की यदि हम बात करें तो इन दोनों वर्ड्स को एज सिनोनिम्स यूज करती है एनसीईआरटी, है ना। कनेक्टिंग लिंक्स और मिसिंग लिंक्स को एक ही चीज मानकर चलती है। ऑर्गेनिजम्स पोजेसिंग कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। आर्कियोप्टेरिक्स एग्जांपल मैंने आपको बताया था। आर्कियोप्टेरिक्स वैसे हम क्लासिफाई किस में करते हैं? बर्ड्स के अंदर, ठीक है, क्लास एप्स के अंदर। बट आर्कियोप्टेरिक्स एक एक्सटिंक्ट बर्ड है जिसमें दोनों फीचर्स थे बच्चों, रेप्टाइल्स के भी थे और बर्ड्स के भी थे। हम ये मानते हैं कि वो कनेक्टिंग लिंक था, मिसिंग लिंक था किसके बीच में? रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। मतलब पहले जो रेप्टाइल्स थे उनके अंदर कुछ एवियन कैरेक्टर्स डेवलप होने लगे, बीच में जो एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनी उनमें आर्कियोप्टेरिक्स भी आता है। आर्कियोप्टेरिक्स लाइक बर्ड्स का, जो प्रिमिटिव बर्ड्स में आते हैं उनका ओरिजिन हुआ और अल्टीमेटली फिर उनसे जो मॉडर्न बर्ड्स है वो बने बच्चों, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ये शो करते हैं कि भाई किस डायरेक्शन में एवोल्यूशन चल रहा है या किसका ओरिजिन किससे हुआ, वो सब कनेक्टिंग लिंक्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें बच्चों, एनिमल किंगडम में जो पहला फाइलम होता है, सिंपलेस्ट फाइलम, वो होता है स्पॉन्जेस, फाइलम पोरिफेरा। और हम ये मानते हैं कि जो एनिमल किंगडम है उसका ओरिजिन किससे हुआ बच्चों? प्रोटोजोआ से हुआ है। तो कैसे पता चला? जो प्रोटेरोस्पोंजिया या कोइनोफ्लैजिलेट्स हैं बच्चों, ये जो कोइनोफ्लैजिलेट्स हैं सिंगल सेल्ड हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल किसकी तरह होता है? स्पॉन्जेस में मिलने वाली एक पर्टिकुलर टाइप की फ्लैजिलेटेड सेल्स के जैसा होता है बच्चों, कोइनोसाइट्स के जैसा, ठीक है। और वहां से हमने क्या माना कि एक्चुअली यही जो कोइनोफ्लैजिलेट्स थे, जब ये साथ में ऑर्गेनाइज हो गए तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज स्पॉन्जेस। तो कोइनोफ्लैजिलेट्स को हम प्रोटोजोआ और स्पॉन्जेस के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं बच्चों। पेरिपेटस, दोनों के कैरेक्टर्स मिलेंगे इसमें आपको, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। तो यहां से ये पता चलता है कि आर्थ्रोपोडा का ओरिजिन एनेलिडा से हुआ। फिर नियोप्लिना में आपको दोनों के कैरेक्टर्स मिलेंगे, एनेलिडा एंड मोलस्का, जिससे पता चलता है कि मोलस्का का ओरिजिन एनेलिडा से हुआ। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? देखो कनेक्टिंग लिंक्स कैसे फायदेमंद होते हैं, क्योंकि हमें ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं जिनमें से एक में एनेलिडा आर्थ्रोपोडा की दोनों के कैरेक्टर्स हैं और एक में एनेलिडा और मोलस्का दोनों के कैरेक्टर्स हैं। तो जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले फाइलम पोरिफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस, फिर एस्केलमिन्थीस, है ना। फिर हम पढ़ते हैं एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। हम उसी ऑर्डर में पढ़ते हैं जिस ऑर्डर में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, एडवांस्ड कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये माना जाता है कि भाई इसी ऑर्डर में इनका ओरिजिन भी हुआ। तो जिस ऑर्डर में हम पढ़ते हैं उस हिसाब से हमें लगता क्या है कि एनेलिडा के बाद किसका ओरिजिन हुआ होगा? आर्थ्रोपोडा का। और फिर आर्थ्रोपोडा से किसका ओरिजिन हुआ होगा? कौन इवॉल्व हुए होंगे? मोलस्का, है ना। जिस ऑर्डर में हम पढ़ते हैं उससे तो ये लगता है, लेकिन अब इस चीज को यदि हम देखें तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही कि ये जो हम मानते हैं ये गलत है बच्चों। तो फिर सही क्या है? एनेलिडा से दोनों का ओरिजिन हुआ, आर्थ्रोपोडा का भी और मोलस्का का भी। ये सही चीज है। क्यों? क्योंकि ऐसा एक कनेक्टिंग लिंक भी है जिसमें एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों के कैरेक्टर्स हैं, जो ये प्रूव करता है कि आर्थ्रोपोड्स का ओरिजिन एनेलिडा से हुआ। और ऐसा कनेक्टिंग लिंक भी है जिसमें मोलस्का और एनेलिडा दोनों के कैरेक्टर्स हैं, जो ये प्रूव भी करता है कि मोलस्का का ओरिजिन भी एनेलिडा से हुआ। तो इसका मतलब यहां पर एनेलिडा से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इन दोनों की कॉमन एंसेस्ट्री है, फीचर्स अलग अलग हैं। और होमोलॉजी में हमने ये तो बात करी थी, कॉमन एंसेस्ट्री, कॉमन ओरिजिन, फीचर्स अलग अलग, काम अलग अलग, दिखने में अलग अलग। आ गई बात समझ में? क्लैरिटी आई यहां पर? क्या अडैप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है? दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कि भाई एनालिड से ये दोनों ओरिजिनेट हुए। एंसेस्टर्स इनका कॉमन है एनालिडा, लेकिन एक कॉमन एंसेस्टर से नए फॉर्म्स डेवलप हुए हैं यहां पर, विच शोज होमोलॉजी, विच शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। डाइवर्जेंट का मतलब फैलना, एक कॉमन एंसेस्टर से कई नई ऑर्गेनिजम्स, कई डिफरेंट वेराइटीज और स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होना बच्चों, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और इसको ही हम अडैप्टिव रेडिएशन बोल देते हैं। कब? जब एक कॉमन एंसेस्टर के इंडिविजुअल्स अलग अलग एरियाज में चले जाएं, रेडिएट हो जाएं, फेल जाएं, और अलग अलग एरियाज में जाने के बाद, क्योंकि अलग अलग एरियाज में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी वो भी अलग अलग होगी। हर अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में जो इंडिविजुअल्स गए होंगे उनमें से कुछ इंडिविजुअल उस एनवायरमेंट को सर्वाइव करने के लिए ज्यादा बेटर
अडप्टेड होंगे, उनके पास ज्यादा बेटर कैरेक्टर्स होंगे, जिनके पास वो कैरेक्टर्स होंगे वो उस एनवायरनमेंट में जिंदा रह जाएंगे, बाकी खत्म हो जाएंगे। और धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में आपको सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन मिलेगी जिनमें वो सुपीरियर कैरेक्टर्स थे। तो एक ही एंसेस्टर के जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जाएंगे तो कई सालों के बाद हर अलग अलग हैबिटेट में आपको एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि हर जगह उस जगह की कंडीशंस के हिसाब से सुटेबल इंडिविजुअल्स सर्वाइव कर जाएंगे, फ्लरिश कर जाएंगे, उनका नंबर बढ़ जाएगा, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा। मान लो, है ना, एक कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन एनिमल, एंसेस्ट्रल एनिमल है, उसके कुछ इंडिविजुअल्स तो चले गए बिल्कुल ठंडे इलाके में, बिल्कुल ठंडे इलाके में, ठीक है, और कुछ इंडिविजुअल्स कहां पर चले गए, हम कह सकते हैं जहां पर पानी, एक्वेटिक हैबिटेट में चले गए, यूं मान लो आप, तो एक्वेटिक हैबिटेट में ही चले गए, नदी में चले गए, तालाब में चले गए, ओशन में चले गए, किसी में भी मान लो आप, जस्ट फॉर एग्जांपल समझने के लिए, है ना, मतलब इसको हम प्रैक्टिकलिटी के साथ नहीं देखें, जस्ट समझने के लिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अब सपोज करो कि भाई यहां पर ए जगह से, ये कॉमन एंसेस्टर है जो एक पर्टिकुलर जगह रह रहा था, इससे 20 इंडिविजुअल्स तो बी जगह पर आ गए और 20 इंडिविजुअल्स सी जगह पर आ गए। ये जगह बहुत कोल्ड है, ठीक है, और ये एक्वेटिक हैबिटेट है, पानी में आ गए हैं, ठीक, एक कॉमन एंसेस्टर है इनका। अब डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस में इनका रेडिएशन हुआ है। अब होगा क्या, सपोज करो ये जो 20 इंडिविजुअल्स इस कॉमन एंसेस्ट्रल एनिमल से यहां पर आए थे, इनमें से बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, मान लो भाई म्यूटेशन हो गया जीन्स के अंदर, या इनको अपने एंसेस्टर में से किसी के पास कुछ क्या कैरेक्टर थे कि इनमें से 5 के पास स्विमिंग के लिए फोरलिम्स मॉडिफाइड थे, फोरलिम्स मोर सुटेबल फॉर स्विमिंग। अब क्योंकि ये 20 इंडिविजुअल्स कहां पर आए, एक्वेटिक हैबिटेट में आ गए, तो ये 5 इंडिविजुअल्स जिनके फोरलिम्स ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा सुटेबल हैं स्विमिंग के लिए, उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है। तो समय के साथ इन 20 में से जो 15 हैं जिनके पास ये कैरेक्टर नहीं था, वो खत्म हो जाएंगे, और ये जो 5 अब सर्वाइव कर जाएंगे, आगे यही रिप्रोड्यूस करके इस जगह पर और इंडिविजुअल्स पैदा करेंगे। तो कई सालों के बाद क्या होगा, अल्टीमेटली इस हैबिटेट में सिर्फ वही इंडिविजुअल्स रह जाएंगे जो इन 5 इंडिविजुअल्स के प्रोजेनी हैं, इनके आगे इनके वंशज हैं बच्चों। और हर बार हर जनरेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वेरिएशंस अक्यूमुलेट होती जाएगी, तो कई सालों के बाद यहां पर एक एंटायरली डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाएगी जो इन एंसेस्टर से बिल्कुल अलग होगी। मतलब कहने का मतलब हो सकता है बिल्कुल एक नई स्पीशीज बन जाए जो दिखने में बिल्कुल अलग होगी, है ना। इसी तरह से मान लो यहां पर जो इंडिविजुअल्स आए, इन 20 में से 5 के पास बॉडी पर थिक हेयर थे, या हम कह सकते हैं थिक फर कवरिंग थी बिकॉज ऑफ वेरिएशन, लेकिन 15 के पास नहीं थी। तो यहां पर वो 5 सर्वाइव कर जाएंगे जिनके पास एक थिक फर की कवरिंग थी बॉडी पे, बाकी 15 नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और धीरे धीरे इस जगह पर ऐसी पॉपुलेशन डेवलप हो जाएगी इंडिविजुअल्स की जिनकी बॉडी के ऊपर एक फर की कवरिंग है। अब ये और ये आपस में दिखने में बिल्कुल अलग अलग हुए या नहीं हुए, आप कई हजारों लाखों साल के बाद पहचान ही नहीं पाओगे कि वास्तव में इनका एक कॉमन एंसेस्टर है। तो जब एक जगह से कॉमन एंसेस्टर के इंडिविजुअल्स अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में रेडिएट कर जाते हैं, तो ओवर मेनी जनरेशंस, ये एक आध जनरेशन में नहीं होता कि 50-100 साल में ये चेंज हो जाए, नहीं, लाखों साल, हजारों साल लगते हैं इन चीजों में। तो ओवर मेनी जनरेशंस ये जो दो अलग अलग एरियाज हैं, इनमें दो नई पॉपुलेशंस या दो नई स्पीशीज का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो जब एक कॉमन एंसेस्टर से बिकॉज ऑफ डिफरेंट या बिकॉज ऑफ रेडिएशन इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स, तो वहां पर एडेप्टेबिलिटी की वजह से डिफरेंट इंडिविजुअल्स सेलेक्ट हो जाते हैं, सर्वाइव करते हैं, आगे चल के कई हजारों सालों में, लाखों सालों में नई पॉपुलेशन स्पीशीज बन जाती है। दिस इज एक्चुअली डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशन और होमोलॉजी। अब तो आई थिंक ये जो टॉपिक है, अब मेरे को आगे अभी समझाना नहीं पड़ेगा कि एडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, होमोलॉजी उसको एक्सप्लेन करती है ना। एनालॉजी जस्ट उल्टी होती है कि एंसेस्टर तो अलग अलग थे, है ना, मान लो दो अलग अलग एरियाज हैं, वहां से दो अलग अलग फीचर्स वाले इंडिविजुअल्स एक कॉमन एरिया में आए, है ना, मान लो एक ठंडे इलाके से आए, गर्म इलाके से आए,
दोनों के फीचर्स अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, दोनों के एंसेस्टर्स अलग अलग हैं। 20 लोग ठंडे इलाके से एक जगह पर आ गए, 20 लोग गर्म इलाके से एक जगह आ गए, कहाँ आ गए? पानी में आ गए, अगेन एक्वेटिक हैबिटेट में। ये 20 लोगों का एंसेस्टर बिल्कुल अलग था, दिखने में बिल्कुल अलग थे, इनके ऊपर थिक फर की कवरिंग थी क्योंकि ठंडे इलाके से आए थे। ये जो गर्म इलाके से आए 20, इनके फीचर्स बिल्कुल अलग थे इन एनिमल्स के। लेकिन अब ये 40 एक कॉमन एनवायरनमेंट में, कॉमन हैबिटेट में आ गए, एक्वेटिक हैबिटेट में। और सपोज करो इधर से जो 20 आए उनमें से 5 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर लिम्स थे सुटेबल फॉर स्विमिंग, इधर से जो 20 है उनमें से भी 5 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर लिम्स थे सुटेबल फॉर स्विमिंग। इधर के 15 जिनमें नहीं थे वो खत्म, इधर के 15 जिनमें नहीं थे वो खत्म हो जाएंगे, 5 इनके रह जाएंगे, 5 इनके रह जाएंगे। अब यही आगे रिप्रोड्यूस करेंगे तो आगे चल के अब इनसे जो इंडिविजुअल्स बनेंगे वो सब वो होंगे जिनके फोर लिम्स मिलते जुलते होंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, सुटेबल फॉर स्विमिंग होंगे। और एक समय के बाद ये जो अलग अलग एंसेस्ट्रल ओरिजिन के इंडिविजुअल्स यहाँ पर आए थे वो दिखने में एक जैसे दिखने लग जाएंगे, विच शोज एनालॉजी। काम एक कर रहे हैं, अब इनके फोर लिम्स भी स्विमिंग, इनके फोर लिम्स भी स्विमिंग, जबकि एंसेस्टर्स अलग अलग थे, अलग अलग एरिया से आए थे। दिस इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट का मतलब मिलना एक जगह पर। आगे बात समझ में, अडप्टिव कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एनालॉजी से एक्सप्लेन होती है। तो जो अभी हम देख रहे थे बच्चों, कनेक्टिंग लिंक्स या मिसिंग लिंक्स की हम बात कर रहे थे। काइमेरा ऐसी तरह से कार्टिलेजिनस और बॉनी फिशेस, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बच्चों। लंगफिश और प्रोटोप्टेरस बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस के बीच में माना जाता है बच्चों इसको कनेक्टिंग लिंक। फिर प्रोटोथीरियंस को रेप्टाइल्स और मेमल्स के बीच में कनेक्टिंग। प्रोटोथीरियंस एग लेइंग मेमल्स जो होते हैं, हम ये मानते हैं कि जो ट्रू मेमल्स हैं उनका ओरिजिन जो है वो रेप्टाइल से ही हुआ है, बीच में जो इंटरमीडिएट कनेक्टिंग लिंक बने दे वर प्रोटोथीरियंस। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिंग और मिसिंग लिंक्स। जो एक फाइन डिफरेंस होता है कनेक्टिंग और मिसिंग लिंक्स में वो ये होता है कि बच्चों की मिसिंग लिंक्स उन कनेक्टिंग लिंक्स को कहते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, तो बाकी हम इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं और करती है एनसीईआरटी। मैंने आपको बोला भी था लास्ट लेक्चर में कि जब मैं आपको कनेक्टिंग और मिसिंग लिंक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक और टर्म हम पढ़ेंगे, दैट इज लिविंग फॉसिल्स। क्या होते हैं बच्चों लिविंग फॉसिल्स? ऐसे लिविंग एनिमल्स व्हिच हैव अंडरगॉन लिटिल चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके हमें फॉसिल्स मिले लाखों साल पुराने। ये ऑर्गेनिजम्स अभी भी जिंदा हैं, तो इनके एंसेस्टर्स के पूर्वजों के फॉसिल्स हमें मिले जो लाखों साल पुराने थे। जब हमने उन फॉसिल्स को स्टडी किया तो हमने देखा कि अरे यार कि इनके जो पूर्वज थे उनके फीचर्स भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आज के इनके प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म में है। जो आज जिंदा है, जो सर्वाइव कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि लाखों साल पुराने इनके पूर्वज थे। और ये हमें कैसे पता चला? फॉसिल को प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के फीचर से कंपेयर करने पर। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अभी हैं, लिविंग मेंबर्स हैं, वो बिल्कुल अपने फॉसिल्स के जैसे हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल्स बच्चों। फॉर एग्जांपल अर्थ्रोपोडा के अंदर लिमुलस, ठीक है, इसका एग्जांपल है बच्चों। मोलस्का में न्यूप्लिना, सिलोकेंथ फिश में लेटिमेरिया, रेप्टाइल्स में स्फिनोडोन। इनमें बहुत कम हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी अपने पूर्वजों की जैसे ही हैं, तो इसका मतलब इतने लाखों सालों में भी इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। तो हम क्या कह सकते हैं? इनके अंदर इवोल्यूशन बहुत कम हुआ है, वेरी लेस डिग्री ऑफ इवोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिली है। दीज आर लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, एक बार पूछ लेते हैं आपसे कि लिविंग फॉसिल्स के एग्जांपल बताओ। नेक्स्ट हमें एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ना बच्चों? एटाविस्टिक स्ट्रक्चर्स, द फिनोमिनन ऑफ एटाविज्म और आल्सो कॉल्ड एज रिवर्जन। तो एटाविज्म के फिनोमिनन को हम रिवर्जन भी कहते हैं। मतलब क्या होता है बच्चों एटाविस्टिक स्ट्रक्चर्स का? इट रेफर्स टू सडन रीअपीयरेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल फीचर्स। ऐसी कई चीजें जो हमारे पूर्वजों में तो थी, आज की जनरेशन में नहीं है अब, है ना। धीरे धीरे विद टाइम अब वो, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वो इंडिविजुअल जिनमें वो थी वो तो एलिमिनेट हो गई, जिनमें नहीं थी वो अब सेलेक्ट हो गए। तो आज की जनरेशन में वो चीज हमें नहीं मिलती, वो फीचर नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एंसेस्टर्स की बॉडी पे बाल बहुत मोटे होते थे, बहुत थिक होते थे, पूरी बॉडी बालों से कवर्ड होती थी, है ना। हमारे अंदर अब नहीं है। लेकिन अभी भी कई बार ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर आपको थिक कवरिंग, मतलब रिलेटिवली बाकी ह्यूमंस के, बाकी इंसानों के कंपैरिजन में ज्यादा बाल मिलते हैं और ज्यादा मोटे बाल भी मिलते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? फिनोमिनन ऑफ एटाविज्म। फॉर एग्जांपल अनिल कपूर, है ना। ठीक है, जस्ट फॉर ऐसे ही मजाक के लिए बोल रहा हूं, ऐसा ही नहीं। तो कई बार अपन पढ़ते भी हैं कि टेल के साथ एक बच्चा पैदा हुआ। टेल हमारे अंदर तो नहीं होती, एंसेस्टर्स में थी, दैट इज एटाविज्म।
लार्ज एंड पॉइंटेड, कईयों के केनाइन टीथ ज्यादा बड़े ज्यादा तीखे होते हैं, दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एटाविज्म। क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स बिना पकाया खाना खाते तो उस वक्त उनको बड़े और तीखे केनाइन की जरूरत होती थी फ्लेश को टीयर करने के लिए। विद टाइम जैसे जैसे पकाना चालू करा खाने को, इसकी जरूरत नहीं थी, तो अब वो इंडिविजुअल सेलेक्ट हो गए जिनके पास कम तीखे और छोटे केनाइन होते हैं। लेकिन अभी भी कुछ में आपको बड़े और तीखे केनाइन मिल जाएंगे वैम्पायर्स के जैसे। दैट एक्सप्लेन्स व्हाट? एटाविज्म। फिर एक्स्ट्रा निपल्स, वन पेयर ऑफ निपल्स होती है ह्यूमंस में, लेकिन कुछ में आपको एक्स्ट्रा निपल्स मिल जाएगी जो कि एंसेस्टर्स में होती थी, मोर देन वन पेयर ऑफ निपल्स, अगेन एटाविज्म। डेंस बॉडी हेयर, जब अभी मैंने जो एग्जांपल आपको बोला, ठीक है, दैट इज एटाविज्म बच्चों। अगेन एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन के, हाँ भी चेंजेस हो रहे हैं। लास्ट एविडेंस जो हमें पढ़ना है बच्चों, एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी में, वो क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। कौन सा पढ़ना है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। देखते हैं। चलो, केशव क्या कह रहा भाई? टेल सिमिलर है कॉकिक्स बोन कह सकते हैं? नहीं बेटा, टेल को आप कॉकिक्स बोन के सिमिलर नहीं कह सकते हो। जिन एनिमल्स में टेल होती है, देखो हमारे अपन ने जब वर्टिब्रल कॉलम पढ़ी थी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, तो अपन ने देखा था कि जो कॉकिक्स बोन थी वो अंदर की तरफ टर्न थी लास्ट में। हमारी वर्टिब्रल कॉलम लास्ट में जो कॉकिक्स होती है, टेल बोन, वो अंदर की तरफ टर्न होती है। लेकिन जिनमें टेल होती है ना बच्चों, उनमें इसका एंगल थोड़ा ऐसा होता है बाहर की तरफ, और फिर यहीं से टेल निकलती है कॉकिक्स बोन से जुड़ी हुई, ठीक है। तो अभी भी कई बार क्या होता है कि कई बच्चों में ये जो कॉकिक्स अंदर की तरफ टर्न होनी चाहिए, प्रॉपर्ली अंदर की तरफ टर्न न होकर हल्की सी बाहर की तरफ होती है। तो वास्तव में जो अब बच्चे पैदा, जिनमें हम कहते हैं कि भी पूंछ के साथ हुआ है, वास्तव में उनमें पूंछ नहीं होती। हाँ, तो जिन बच्चों में हम कहते हैं कि ह्यूमंस के जो बच्चों की मैं बात कर रहा हूं कि भी टेल के साथ पैदा हुए हैं, वो टेल के साथ नहीं होते। उनमें सिर्फ अंतर इतना सा होता है कि कॉकिक्स बोन थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जो इस तरह का अपीयरेंस देती है कि हाँ कि भाई टेल है, वास्तव में टेल नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो कॉकिक्स बोन उनमें बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को। क्यों? जिन एंसेस्टर्स में, हमारे जिन पूर्वजों में पूंछ हुआ करती थी, है ना, उनमें कॉकिक्स बोन बाहर की तरफ निकली हुई होती थी। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर तो एंसेस्ट्रल है, चाहे एग्जैक्टली पूंछ नहीं है। तो पूंछ वाले एनिमल्स में आपको कॉकिक्स बाहर की तरफ निकली हुई मिलेगी, हमारे अंदर अंदर की तरफ टर्न होती है क्योंकि अब टेल नहीं है। बट कुछ बच्चों में अंदर की तरफ टर्न ना होकर कॉकिक्स रिलेटिवली बाहर की तरफ होती है, जिसकी वजह से एक प्रोजेक्शन दिखता है टेल वाली जगह पर, और हम कई बार क्या कह देते हैं कि भी बच्चा पूंछ के साथ पैदा हुआ है, बट एग्जैक्टली पूंछ नहीं होती। आई थिंक क्लियर है? ठीक है, आगे बात समझ में? केशव क्लियर? अभी भी डाउट हो तो बोल सकते हो। एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस बच्चों, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस में हमें दो चीजें पढ़नी है ना। बेयर्स लॉ की बात करेंगे हम। बेयर साइंटिस्ट था बच्चों, उन्होंने क्या बोला? बेयर्स लॉ दी उन्होंने, इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द जनरलाइज्ड फीचर्स अपीयर अर्लियर देन द स्पेशल फीचर्स, लाइक हेयर इन मैमल्स ओनली, फेदर्स इन बर्ड्स ओनली, लिम्स इन क्वाड्रूपेड्स ओनली। कहने का क्या मतलब है? जैसे हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स में फिशेस भी आती है, एम्फीबियंस भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, और हम मैमल्स भी आते हैं, है ना। बेयर ने क्या बोला? बेयर ने बोला कि भाई जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल का, अब क्योंकि हम क्लोजली रिलेटेड हैं, वर्टिब्रेट्स कॉमन एंसेस्टर है सारे वर्टिब्रेट्स का, तो जब फिशेस डेवलप होगी, जब एम्फीबियंस डेवलप होंगे, जब रेप्टाइल का एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा, बर्ड्स का एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा, और हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि हमारी कॉमन एंसेस्ट्री है, तो शुरुआत का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम सबका सेम होगा। फिशेस का एम्ब्रियो का शुरुआत का डेवलपमेंट भी हमारे ह्यूमन एम्ब्रियो के जैसा ही होगा। तो बेयर ने बोला कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो जनरल फीचर्स जो उसके एंसेस्टर को रिजेंबल करते हैं वो पहले आते हैं, है ना। आगे बात समझ में? जैसे डेवलपमेंट ऑफ हार्ट वगैरह, जो ऑर्गन्स होती है सारे वर्टिब्रेट्स में, वो पहले बनेगी। जो स्पेशल फीचर्स होते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के, जैसे मेमल्स में पर्टिकुलर फीचर क्या हो गया बच्चों? जैसे ज्यादातर मेमल्स में आपको हेयर ऑन बॉडी मिलेंगे, ये लेट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलप होंगे, बाद में डेवलप होंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ठीक है, देर से डेवलप होंगे लास्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। इसी तरह से फिशेज में बात करूं, फिन्स, उनका स्पेशल कैरेक्टर है,
तो जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स पहले होंगे, फिर इसका डेवलपमेंट बाद में होगा उनके अंदर। तो जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, वो बाद में डेवलप होते हैं, और जो कॉमन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स होते हैं जो वो बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ शेयर करता है, वो पहले डेवलप होते हैं बच्चों, है ना। दिस वाज बेयर्स लॉ, दिस वाज गिवन बाय बेयर, और जो सही भी है, क्लियर भी है, सही भी है ना। जैसे बर्ड्स में स्पेशल कैरेक्टर होता है फेदर, तो बर्ड्स में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है शुरुआत में, वो बिल्कुल हमारे जैसा होगा। आप शुरुआत में अंतर नहीं कर पाओगे मेमल के एम्ब्रियो में डेवलपमेंट को और बर्ड्स के एम्ब्रियो में डेवलपमेंट को। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा होने की तरफ होता है, तो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं एम्ब्रियो में जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए स्पेसिफिक हैं। जैसे बर्ड्स में विंग्स का डेवलपमेंट लेट होगा, है ना, तो फिर बाद में जाकर डिफरेंस देखने को मिलता है कि हाँ कि यार कि ये बर्ड का एम्ब्रियो और ये मैमल का। शुरुआत में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि शुरुआत का जो डेवलपमेंट होगा वो इनके जो कॉमन एंसेस्टर है बिल्कुल वैसा होगा। वर्टिब्रेट्स में जो जनरल फीचर्स होते हैं वो पहले डेवलप होंगे और बाद में इन स्पेसिफिक ग्रुप्स के स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप होते हैं बच्चों। बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी किसने दी थी? अर्नेस्ट हैकेल ने। तो ये एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम देख रहे हैं बच्चों कि वो कैसे प्रूव करती हैं। तो यहां पर जो बेयर लॉ है वो एविडेंस है सपोर्ट में एवोल्यूशन के। क्यों? क्योंकि यहां पर ये प्रूव हो रहा है कि भाई ज्यादातर जब ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो उनके जो कॉमन एंसेस्टर है उसके फीचर्स पहले डेवलप होते हैं, स्पेसिफिक फीचर स्पेशल फीचर बाद में, विच शोज कॉमन एंसेस्ट्री। अगेन प्रूव करता है क्योंकि इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज एक जैसे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका एंसेस्टर भी एक है। बर्ड का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरुआत का और हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक जैसा है, इसका मतलब हम दोनों का एंसेस्टर कहीं ना कहीं कॉमन है, नहीं तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता। आगे बात समझ में क्लियर? फिर बायोजेनेटिक लॉ रिकैपिटुलेशन थ्योरी अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी बच्चों। ये क्या कहती है? ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इन्होंने क्या बोला? एन ऑर्गेनिज्म रिपीट्स इट्स एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कहने का मतलब क्या है इनका? इनका ये कहने का मतलब है कि भाई हम मैमल्स जो ओरिजिनेट हुए हैं वो वर्टिब्रेट्स के कॉमन एंसेस्टर्स हुए हैं, लेकिन हमसे पहले फिशेज आई, उसके बाद फिर एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, और फिर रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ, है ना, हम ये मानते हैं। ठीक, अब उस हिसाब से देखा जाए तो अर्नेस्ट हैकेल भाई साहब ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई यदि मैमल का एम्ब्रियो डेवलप होगा तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसके जितने भी एंसेस्टर्स रहे हैं, जिन जिन स्टेजेस को पार करके आज मैमल्स डेवलप हुए हैं, मतलब फिशेज आई पहले हमारे, फिर हमारे पहले एम्फीबियंस आई, सब हमारे एंसेस्टर्स हैं एक तरीके से। तो अर्नेस्ट हैकेल ने कहा कि हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको फिशेस के कैरेक्टर्स भी मिलेंगे, आपको एम्फीबियंस स्ट्रक्चर भी डेवलप होंगे, रेप्टिलियन स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होंगे, सब डेवलप होंगे एक ने एक बार। अब दिक्कत क्या थी? पार्शियली तो हैकेल साहब सही थे, ऐसा होता है। जैसे हमारे पास अब एक्चुअली फंक्शनल गिल्स नहीं है, गिल्स की जरूरत किसको होती है? फिशेस को, एक्वेटिक हैबिटेट में रह रही हैं वो। लेकिन यदि हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम स्टडी करें तो शुरुआत में हमारे भी फेरेंजियल गिल स्लिट्स डेवलप होते हैं एम्ब्रियो में, वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाद में डिसअपियर हो जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक फिश वाला कैरेक्टर हमारे एम्ब्रियो में आ रहा है, एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर आ रहा है। बट पार्शियली क्यों करेक्ट कह रहा हूं हैकेल को? हैकेल ने कहा जितने भी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स हैं वो सब एक ना एक बार एम्ब्रियो में आएंगे, सारे नहीं आते। हाँ, कुछ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स एम्ब्रियो में आते हैं, फिर वो बाद में डिसअपियर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड, ये जो फ्रेज दिया था, ये गलत नहीं है कि हाँ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग ओंटोजेनी, जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो रिपीट होती है, एवोल्यूशनरी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स आते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, लेकिन सारे आते हैं ये जरूरी नहीं है। तो ये फ्रेज तो सही है, बट ओवरऑल बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी में बात करूं कंप्लीटली एग्जैक्टली, यदि मैं बात करूं एक्यूरेटली करेक्ट नहीं थी बच्चों। क्लियर? तो ये हो गए सारे के सारे एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी बच्चों। तीसरे जो एविडेंसेस हमें देखने इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन, वो ऑलरेडी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जब एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग इंडिविजुअल्स अलग अलग एरियाज में, जोग्राफिकल एरियाज में रेडिएट कर जाते हैं, तो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वहां पर अलग अलग वेराइटीज ऑफ पॉपुलेशन हम कह सकते हैं, या वेराइटीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स डेवलप हो जाते हैं, जो कई हजारों लाखों सालों में एक नई स्पीशीज में तब्दील हो जाते हैं। स्पेसिएशन, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन इसी तरह से होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अलग अलग एरियाज में गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अलग अलग कंडीशंस होने के कारण से क्या हो गया? अडेप्टिव रेडिएशन हो गया। पहले रेडिएट हुए अलग अलग एरियाज में, डाइवर्जेंट हुए, है ना, डाइवर्जेंस हो रहा है यहाँ पर,
और फिर वहां पर इवोल्यूशन हुआ। कैसे? उस एरियाज के हिसाब से वहां पर फीचर्स जो जिनके इंडिविजुअल्स में थे वो सेलेक्ट हो गए, जिनमें नहीं थे वो एलिमिनेट हो गए। धीरे धीरे एक बिल्कुल अलग फीचर्स वाली पॉपुलेशन वहां पर डेवलप हो जाती है, जो बाद में एक नई स्पीशीज भी बना सकती है। इसको डिटेल में समझना पड़ेगा बच्चों। बेसिक तो अभी मैंने आपको समझा दिया था, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, जैसे मार्सुपियल मैमल्स और ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स का एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। डार्विन्स फिंचेस में अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो आज का लेक्चर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थोड़ा सा लंबा जा रहा है बच्चों। ऑलरेडी हमें 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से ज़्यादा यूजुअली मैं नहीं लेता हूँ, और मैं लेता इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि फिर चीज़ ऊपर से निकलने लग जाती है। एंड एज सच अभी 8:30 बजे मेरी एक सर्जरी भी प्लान्ड है बच्चों, तो मुझे 15 मिनट बाद ऑपरेशन थिएटर में भी एंटर होना है। तो मेरे को लगा था कि आज शायद अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, बट देखो समझना जरूरी है, और एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी जो अभी मैंने समझा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घास तो काटनी है नहीं। तो अब जो ये रिमेनिंग एविडेंसेस है, नेक्स्ट लेक्चर एवोल्यूशन का, जिसमें हम थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन चालू करेंगे। पहले उसमें रिमेनिंग जो बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एडेप्टिव रेडिएशन एंड फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के एविडेंसेस में एक ही लाइन पढ़नी, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो इनको कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन को चालू करेंगे, जिसमें सबसे पहली थ्योरी हम पढ़ेंगे लेमार्किज्म, लेमार्क की थ्योरी बच्चों, ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं कंक्लूड करूंगा। आई थिंक सारी चीजें क्लियर है। यदि कुछ क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हो, है ना। यहाँ पर पूछ लो, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लो, पर्सनली कनेक्ट हो लो। जितने भी बच्चे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में हैं वो सब मेरे से पर्सनली भी कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेलीग्राम। और आप कॉमन टेलीग्राम ग्रुप तो है ही सही बच्चों। जरूरत पड़ेगी तो हम डाउट क्लास भी आप लोगों के लिए अरेंज कर देंगे एज पर डिमांड, जब भी जरूरत होगी। सच अभी तक मुझे उसकी रिक्वायरमेंट लग नहीं रही है, ना ही आपकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आई है, जरूरत भी नहीं है ना। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, जहां जरूरत हो हम वहीं टाइम इन्वेस्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर from your friend, mentor and motivator Dr. Anshuman, signing off. Thank you.